प्यार करते हो मुझसे, भगा सकते हो, सोच लो, जान का खतरा है। थोड़ी अस्वस्थ हो गई थी कॉलेज आते जाते। शुभांग अक्सर उसका पीछा करता तो दीक्षा ने उसे रोक कर पूछ ही लिया। उसका मन अपने घर वालों से भर चुका था। एक तो कमसिन उम्र थी उसकी, पर सभी दुश्मन। शुभांग की बातें सुनकर विश्वास जग गया था। आखिरकार दीक्षा को उस बेमेल शादी से बचने के लिए भागना ही उचित लगा। ये कहानी है दीक्षा की, जो माता पिता से तलाक के बाद बुआ के साथ रही। बुआ खुद बे औलाद तो थी, भाई का घर भी बर्बाद कर दिया। छोटी दूध पीती बच्ची राशि के साथ राधा मायके कलकत्ते आ गई। बड़ी दीक्षा बुआ के संग ही पलने लगी। देखते ही देखते 18 की हो गई और कॉलेज जाने लगी। माँ के बिना बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे ही थी दीक्षा, डरी सहमी पर बेहद खूबसूरत। लोगों की नज़रें बरबस ही उठ जाती। कुछ तो कॉलेज तक छोड़ कर आती। एक दिन बुआ को अपने पापा से ये कहते सुना कि उसकी कोर्ट मैरिज करा दे। आखिर इसी दिन के लिए तो पाला था मैंने, एक लड़का हो जाए, फिर इसे भी उसकी माँ जैसे ही कलकत्ते भेज दूंगी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सबसे घृणा हो रही थी। बुआ तो फिर बेनाम बेगानी थी, जो अपने थे उनसे मुंह से भी दीक्षा ने अपने पक्ष में कोई दलील न सुनी। बोलते ही क्या, माँ के घर से जाने के बाद खुद को नशे में डुबो लिया था। होश में रहते भी तो बुआ की ही सुनते। कहते हैं माँ से बड़ा संरक्षक कोई नहीं। यह बात 100% सही साबित हो रही थी। आज माँ साथ होती तो उसके साथ ये सब ना होता। अगले दिन उसकी शादी होनी थी, एक बेमेल शादी, और वह भी उसके फूफा के साथ। फूफा ने शाम से ही रम की बोतल खोल रखी थी। सब कहे लगा रहे थे फूफा दूल्हा बने ही रहे, जबकि शुभांग अपनी हॉकी टीम के साथ कार का घेराव कर दीक्षा को उड़ा ले गया। दुष्ट फूफा व बुआ से उसे आज़ादी तो मिल गई थी, पर आगे का क्या। शुभांग की बड़ी बहन रेखा दीदी ने उसे अपनी सहेली बनाकर घर पर रखा, उसकी पढ़ाई पूरी कराई। इस बीच शुभांग की भी नौकरी लग गई। इसी दिन की प्रतीक्षा थी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। 2 साल तो हंसी खुशी गुजरे, पर फिर उसे अकेलापन घालने लगा। बहुत से सवाल उसके जहन में उठा करते। माँ व बहन कैसे होंगे? क्यों माँ व पापा साथ न रह सके? क्या बुआ सचमुच इतनी बुरी थी कि उन्होंने एक छोटी उम्र की लड़की से भी अपने स्वार्थ सिद्ध की बात सोची? क्या उसने जीवन की चिंता उसके पिता की चिंता नहीं थी? क्यों विवाह करते हैं लोग अगर निभा नहीं सकते? विवाह तलाक तो फिर भी समझ में आता है, पर बच्चों को जन्म ही क्यों देते हैं? अगर उसके भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा है तो फिर उसने अपने कोख में पल रहे बच्चे को स्पर्श कर एक वादा किया, वह किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ेंगी। कुछ महीने बाद अपने पुत्र को जन्म दिया, शुभांग व दीक्षा का पुत्र, दोनों के प्रेम का प्रतीक। शिवरात्रि के दिन ही उसका जन्म हुआ था। उसका नाम शिवांश रखा किसी रिश्तेदार द्वारा। जब उसकी माँ को नवासे के जन्म की खबर मिली तो वह खुद को रोक न सकी। एक दिन माँ व छोटी बहन राशि दीक्षा के बच्चे को देखने आ गई। आखिर सबके स्नेह की तड़प थी उसे। माँ बहन को कैसे छोड़ देती? गले लग खूब रोई, जैसे जन्मों का दर्द बाहर आ गया हो। माँ से जब कई सवाल किए तो बुआ की साजिश पता लगी। माँ ने जब भी बेटी को वापस पाने की कोशिश की, उसके चरित्र पर लांछन लगाकर उसे वापस भेज दिया। खैर, अब माँ से मिलने के बाद उसका अकेलापन जाता रहा। उसने उसे अपने पास ही रोक लिया। थोड़े दिनों तक सब ठीक था, पर शुभांग को अब अपना ही घर बेगाना सा लगने लगा था। धीरे धीरे दोनों में दूरियां आने लगी। एक तो उसकी नौकरी कॉल सेंटर की थी, तो समय का ठिकाना न था। दीक्षा व राशि ने मिलकर अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया। दोनों बहनें ब्यूटिशियन का काम बखूबी जानती थी। व्यस्त होती चली गई। ऐसे में माँ बेटे की देखभाल के लिए नानी का साथ सही था, पर कितने ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी के करियर के संघर्ष में उनका साथ देते हैं, विशेषकर जब ससुराल के लोग साथ रह रहे हों। कहीं ना कहीं पौरुष आहत होने लगता है। शुभांग भी उन्हीं मनस्थितियों से गुजर रहा था। समय के साथ झगड़े बढ़ने लगे। शुभांग कभी घर जाता,
कभी नहीं। कितनी ही रातें आंखों में बीतती, नींद की कमी और काम की अधिकता स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रही थी। पर दीक्षा को तो सभी प्रिय थे। ना तो माँ का हाथ छोड़ा और ना ही बेटे का स्वावलंबी होना चाहती थी। एक बड़ी कामयाबी भी मिली। पूरे भारत के कोने कोने से हेयर स्टाइलिस्ट आए थे और उनमें वह बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट चुनी गई। उस दिन जब उसका हाथ थामे माँ, बहन व बेटा साथ खड़े थे, तब उसे उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसने बिना सवाल जवाब से उसे अपना लिया था। उन्हीं मजबूर कंधों को ढूंढ रही थी जिसके सहारे उस नर्क से निकल पाई थी। आखिर वही तो था उसका सहचर, उसका सबसे बड़ा बल, जिसके कारण आज यह शुभ दिन आया था। काम के पीछे भागती वह पकड़ कब ढीली पड़ गई पता ही नहीं चला। यही सब सोचती घर लौट रही थी। ड्राइविंग करते हुए चक्कर आने से एक्सीडेंट कर बैठी। अस्पताल पहुंचाया गया तो कैंसर के शुरुआती दौर का पता लगा। लगभग 3 माह तक दीक्षा की कीमोथेरेपी चलती रही। शुभांग को अपना संसार लुटता सा प्रतीत हो रहा था। वह दीक्षा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहीं न कहीं स्वयं को जिम्मेदार मान रहा था। उसने दीक्षा से प्यार किया, उसका साथ भी दिया, पर उसके संघर्ष के दिनों में अकेला छोड़ दिया। अब खो देने के डर से आत्मग्लानि हो रही थी। इस दुख की घड़ी में बेटे की जिम्मेदारियां दीक्षा की माँ को सौंपा। उसने पत्नी का साथ दिया। उसके इस बदले रूप को देखकर दीक्षा सोचने लगी, पुरुष के मन में माँ, बेटी, बहन या पत्नी बसी होती है, बस जताना नहीं चाहता। भावनात्मक स्नेह प्रकट करते हुए अहम आड़े आता है। पुरुष पुरुषार्थ का भाषा जानता है, शक्ति का प्रयोग आसान लगता है। स्त्री को समर्पित देखना चाहता है, पर अपने अहम का समर्पण नहीं कर पाता। जब तक वस्तु स्थिति सामने आती है, अक्सर देर हो जाती है। खैर, शुभांग के प्यार व सेवा ने दीक्षा को मौत के मुंह से निकाल लिया। मन के मैल धुल गए तो बारिश के बाद साफ आसमान में सतरंगी धनुष, इंद्रधनुष प्रेम से रह गया था। दूसरी कहानी। माँ, ये रही रामेश्वरम की 2 टिकट्स। आप दोनों को हम सभी की तरफ से विवाह की 50वीं सालगिरह पर छोटा सा गिफ्ट। रामेश्वरम अचानक मिले गिफ्ट से मैंने हैरानी से अपने बेटे वरुण को देखा। हाँ रामेश्वरम, मैं जानता हूँ वहाँ जाना आपकी सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं, अभी तो आपका सपना भी है। पर ये तुम्हें कैसे पता चला? रामेश्वरम का नाम सुन कुछ मन में खटक गया। आप ही बताएंगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? माँ, बेटी राधिका ने उत्तर दिया। माँ, हम जानते हैं आप दोनों ने अपने जीवन में हम सभी के लिए, हमारी खुशियों के लिए कितना त्याग किया है। अब आप लोगों को खुशियाँ देने की हमारी बारी है। घूम कर आइए रामेश्वरम। और फिर अब तो मौका भी है, दस्तूर भी। आखिर विवाह की 50वीं सालगिरह है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा? वरुण ने राधिका के साथ दिया। फिर भी बताओ तो सही, आखिर तुम दोनों को पता कैसे चला? मैंने बच्चों को बोलते हुए नवीन की तरफ देखा। अरे पापा ने कुछ नहीं बताया, ये तो सस्पेंस है माँ। सस्पेंस? ओहो, आप आम खाइए ना, पेड़ मत गिनिए। रामेश्वरम, हम अकेले रामेश्वरम जाकर क्या करेंगे? और फिर परिवार के बिना कैसी सालगिरह? अरे बच्चों, ये उम्र परिवार के साथ बिताने की है या फिर अकेले, इसलिए सालगिरह तो हम परिवार के साथ मनाएंगे। रामेश्वरम हम फिर कभी चले जाएंगे, क्यों गायत्री? वरुण की बात बीच में काटकर नवीन बोलकर मेरी तरफ देखने लगे। मैं बस इतना सा उत्तर दिया। नवीन की बात सुनकर मन में कुछ दरक सा गया। माना सालगिरह जैसे उत्सव बच्चों और परिवार के साथ मनाना अच्छा है, पर फिर कभी करते करते तो उम्र बीत गई नवीन। अब जिंदगी ने मौका दिया है तो चलो ना घूमने। तो क्या हुआ अगर हमारी उम्र हो गई? क्या इस उम्र में घूमना, साथ समय बिताना गुनाह है? परिवार के नाम पर तो सब कुछ स्वाह कर दिया, सपने, ख्वाहिशें, उम्र, अपना यौवन, सब कुछ। क्या कुछ पल जिंदगी के हम एक दूजे के नाम नहीं कर सकते? बुढ़ापे में ही सही, अगर ईश्वर ने वो पल जीने का मौका दिया है तो उसे जी लेने दो नवीन। मुझे भी तो जीवन के कुछ पल हमारे लिए चुराने दो। मना मत करो, मुझे मेरा सपना पूरा कर लेने दो ना, क्योंकि नवीन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नवीन की बात सुनकर मेरा आत्मर्पण
अपने आप से बातें करने लगा। न जाने क्यों अकेले रामेश्वरम जाने की बात सुनकर मन में दबी उमंगें जवान होने लगी थी। बरसों बाद शबनम की बूंदें एक बार फिर से मन को भिगोने लगी थी। उस वक्त मेरे भीतर एक औरत के सपने एक माँ पर भारी पड़ रहे थे। रामेश्वरम के नाम पर मन पुनः यौवनावस्था में प्रवेश कर गया था। माँ, घर की चिंता आप मत कीजिए, वो हम संभाल लेंगे, आप बस जाने की तैयारी कीजिए। बहू मेघा की आवाज़ से मन ख्यालों से बाहर आया ही नहीं। नहीं जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई नहीं। ये कोई उम्र है अकेले जाने की? लोग क्या कहेंगे? बनावटी लहजे में बोलकर मैंने नवीन की ताल से ताल मिला दी, पर भीतर मन में अकेले जाने की इच्छा और प्रबल हो गई। क्या उम्र दराज लोगों को अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं? अपने सपनों में रंग भरने का कोई हक नहीं? मुख से निकले रहे और आत्मर्पण से निकल रहे मेरे शब्द बिल्कुल भिन्न थे। अभी कुछ दिन पहले बच्चों के साथ बैठकर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म देखते देखते मुझे भी ज़िंदगी जीने का, अपने पंख फैलाकर उड़ने का, घूमने फिरने का, सपने पूरे करने का मन करने लगा था। बुढ़ापे में अटखेलियाँ की सोच और लोक लिहाज के फिर मन के कदम बांध दिए, पर अचानक बच्चों के इस गिफ्ट से उमंगें फिर उड़ने लगी थी। बहुत बहसबाजी के बाद अंततः हमारा अकेले जाना निश्चित हुआ। मुझे तो जैसे मन की मुराद मिल गई थी। रामेश्वरम जाने का मेरा वर्षों पुराना सपना सच हो रहा था। ये सोच मेरी आंखें नम हो रही थी। देवभूमि रामेश्वरम पहुँचते ही मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। कितनी पवित्र है यहाँ की फिजा, कितना सुकून है हवाओं में, ये वहाँ की धरती पर कदम रखते ही महसूस हो रहा था। खूबसूरत मनोरम वातावरण, एकदम सरल, हरे भरे नारियल के पेड़, निश्चल हवा किसी अन्य लोक में होने की अनुभूति करवा रहे थे। होटल में हमारा कमरा सागर तट पर था। बाहर बरामदे में बैठकर सागर को देखना कितना सुखद था। लहरों की करकल और दूर दूर तक सागर का फैला आंचल। बचपन से जिस कल्पना लोक को मैंने अपने हृदय में सजाया था, आज वो साक्षात मेरे समक्ष था। अनेकों अनेक लोक कथाएं जुड़ी है देवभूमि रामेश्वरम के साथ, जिसे अम्मा बाबा बचपन में खूब सुनते थे। बस तभी से हृदय में रामेश्वरम जाने का सपना सहेजा हुआ था। नहीं जानती थी इस जीवन काल में वो सपना भी पूरा होगा। सुबह अपने नित्य नियमानुसार नवीन टहलने निकल गए और मैं चाय के कप साथ उगते सूरज और सागर की खूबसूरती में खो गई। सागर के गर्भ से उगता सूरज और चारों ओर छाई उसकी लालिमा जैसे किसी कवि की कल्पना का वर्णन प्रतीत हो रहा था। चंचल लहरों का संगीत बेहद कर्णप्रिय लग रहा था। जैसे जैसे सूरज प्रकृति को अपने आगोश में समेट रहा था, वैसे वैसे तट पर लोगों का मजमा लगने लगा था। इनमें ज़्यादातर प्रेमी युगल थे, जो सागर किनारे दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए अपने प्रेम का रसपान कर रहे थे। कोई हाथों में हाथ डाले घूम रहा था, तो कोई आपस में कंधे से कंधे सटा गुफ्तगू कर रहा था। कितने प्रेमी युगल तो मस्ती में लहरों के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। प्रेम के ये दृश्य देखकर एक तरफ मुझे गुदगुदाहट हो रही थी, दूसरी तरफ मुझे कहीं एक खालीपन का एहसास भी हो रहा था। आज मेरे भीतर वो 16 साल की अल्हड़ उम्र वाली लड़की का मन हिचकोले लेने लगा था। प्रेम के जो एहसास इतने साल मेरे भीतर थे, वे बाहर आने को व्याकुल होने लगे। हर लड़की की तरह सपने तो मेरे भी थे, पर सबके सपने पूरे करते करते वे कहीं खो गए थे। 50 साल बीत गए थे हमारे विवाह को। भीतर की खालिश प्रेम की चाहत आंखें नम करने लगी। धीरे धीरे अतीत की मंजूसा खुलने लगी थी। अल्हड़ की 16 वर्ष की थी मैं जब मेरा नवीन से विवाह हुआ। उस जमाने में लड़के लड़की को विवाह से पहले एक दूसरे को जानने, देखने और समझने की प्रथा नहीं थी। उस वक्त दाम्पत्य प्रेम का आधार पति का घर परिवार और समर्पण होता था। नवीन और मैं, हम दोनों विपरीत स्वभाव के थे। मैं चंचल मस्त अल्हड़ स्वभाव की और नवीन अत्यंत गंभीर। हर लड़की की तरह मेरे भीतर प्रेम की उमंगें गुदगुदाती थी और इन्हीं उमंगों के साथ मैंने नवीन के जीवन में प्रवेश किया। पर नवीन के गंभीर स्वभाव ने उन उमंगों को दबा दिया।
उस जमाने में प्रेम की अपनी अलग परिभाषा थी। पति के परिवार और उसके कर्तव्यों का निर्वाह ही पति पत्नी के बीच प्रेम होता था। अत्यंत गंभीर स्वभाव के नवीन मुझसे भी अपने हृदय की बात यदा कदा ही करते थे। प्रेम और उसके चुलबुलेपन का स्थान तो हमारे जीवन में था ही नहीं। वे अपने सभी भाई बहनों से सबसे बड़े थे और बाबूजी के आकस्मिक समय से पहले मृत्यु के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी का दायित्व उनके कंधों पर था। माँ की देखभाल, भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, फिर योग्य साथी तलाश कर उनका विवाह, सभी कुछ करना था। मैंने अपने अर्धांगिनी होने का फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया और कभी भी किसी को शिकायत का मौका ही नहीं दिया। इन्हीं कर्तव्यपरायणता के बीच मेरे और नवीन की बगिया में दो खूबसूरत फूल खिले, वरुण और राधिका। कुदरत ने स्त्री को असंख्य गणों से रचा। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना स्त्री का सबसे खास गुण है। मैं भी अपने परिवार की खुशी में खुश थी। मेरी अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, सपने, ख्वाहिशें सब कर्तव्य की बलि चढ़ गए थे। पति के साथ अकेले घूमने जाने, तन्हाइयों में बातें करना, विवाहित जीवन के वो गुदगुदे पल जीना, सब कुछ परिवार पर न्यौछावर होता गया। समय अपने गति से बीत रहा था। धीरे धीरे सभी भाई बहनों का विवाह कर नवीन कर्तव्य निवृत्त हो गए थे। इन्हीं सब के बीच कब वरुण और राधिका भी बड़े हो गए थे पता ही नहीं चला। उचित समय पर दोनों का विवाह भी हो गया था और वे भी अपनी अपनी गृहस्थी में मशगूल हो गए थे। मैं अपने अतीत में विचरण कर रही थी कि मोगरे के फूल की भीनी खुशबू मुझे अतीत से बाहर खींच लाई। नवीन मेरे बालों में मोगरे के फूलों का गजरा लगा रहे थे। उनका स्पर्श मुझे अंदर तक भिगो गया था। मेरा तन सिहर गया था। हृदय में बरसों से जमी सिल्लियाँ पिघल रही थी। प्रेम का खालीपन नवीन के स्पर्श से भरे रहा। गाल शर्म से लाल हो गए थे पर आंखें भीग रही थी। चलो गायत्री, हम भी ऐसे ही घूमते हैं इन युगल की तरह, नवीन बोले। ऐसे मैंने उन युगलों की तरफ देखकर बोला कि हाँ तो क्या हुआ, हम ऐसे नहीं घूम सकते क्या? तो क्या हुआ, हमारी उम्र हो गई तो बुढ़ापे में ऐसे घूमने देख लोग हंसेंगे तो हंसने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। वो कहते हैं ना तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। बूढ़े लोगों को अपने सपने पूरे करने का अधिकार नहीं है। बुढ़ापे में साथी का साथ कितना ज़रूरी होता है। लोगों को क्या पता कि हमने ज़िंदगी में कितना त्याग किया है, क्या खोया है। हमने सारा जीवन, सारा यौवन, उम्र हमने अपने परिवार और उनकी खुशियों पर न्यौछावर कर दी। तुम्हारे साथ सपने और मैंने भी देखे गायत्री, किंतु फर्ज और कर्तव्य को पूरा करने में वो खो गए थे। हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का, अपने सपने पूरे करने का हक है और अगर उसे पूरा करने के लिए हमारे हिस्से अगर बुढ़ापा आया है तो यही सही। बुढ़ापे में साथी का साथ कितना ज़रूरी होता है। तो चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी। बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, एक दूसरे के लिए हम हैं, एक दूसरे के साथ के लिए सब दुख सुख के हम हैं। जहां अभी भी अधिकार जीवित है, इसलिए ज़्यादा सोचो मत। चलो गायत्री, चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कहकर नवीन ने मेरा हाथ थाम लिया। धन्यवाद।